नमस्कार। सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे टॉपिक जो परीक्षा के एकदम अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और ये सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चर्चित स्थलों को देखते हैं, जिनमें पहला है मुल्तान। मुल्तान में ही 1175 में मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण हुआ था। तो किस पर हुआ था? मुल्तान पर। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर से संबंधित प्रमुख जानकारी, लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। लाहौर में ही अनारकली का मकबरा स्थित है, जिसको जहांगीर ने निर्मित करवाया था, जिसका जहांगीर ने निर्माण करवाया था। शाहदरा लाहौर का ही एक स्थान है, शाहदरा, वहाँ पर जहांगीर का खुद का मकबरा स्थित है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। ओके, तो ये लाहौर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। कराची की बात करें तो कराची में वर्ष 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पास किया गया था। सिंध की बात करें तो सिंध 7वीं सदी में सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम का जब नेतृत्व हुआ था, अरबों के नेतृत्व में जब अरबों का पहला आक्रमण हुआ था भारत पर, तो उस समय सिंध का शासक दाहिर ही था और सिंध पर ही पहला आक्रमण उसने किया था। 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के नेतृत्व में सिंध का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया गया था। सर चार्ल्स नेपियर ये सिंध के पहले गवर्नर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण की तकनीकियों को देखते हैं। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण की दो तकनीकियां हैं, एक है स्वास्थाने, एक है बाह्य स्थाने। स्वास्थाने को इन सीटू कहा जाता है और बाह्य स्थाने को एक्स सीटू कहा जाता है। और ये आप लोग इंग्लिश में भी याद रखिएगा, कभी कभी इसी इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, इन सीटू एक्स सीटू। ओके, अच्छा, अब स्वास्थाने में क्या क्या होता है? देखिए, स्वास्थाने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पवित्र झील और उपवन ये स्वास्थाने में है। जीवमंडल निचय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब क्या हैं? इसके अलावा ये इतने चीज़ें जो हैं वो स्वास्थाने में आती हैं, जबकि बाह्य स्थाने में पवित्र पौधे और घरेलू बगीचे, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, ये सब क्या हैं? ये सब एक्स सीटू हैं, यानी बाह्य स्थाने जैव संरक्षण की विधियां हैं। ओके, जैव विविधता का अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजन किसने किया था? व्हिटेकर ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दिवस कब घोषित किया था? 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। जहाँ जितनी अधिक वर्षा होगी वहाँ उतनी ही ज़्यादा जीवों की विविधता पाई जाएगी। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। इसका भी रीज़न आपको पता है, क्योंकि जो उच्चतर अक्षांश हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत कम और ठंड काफ़ी अत्यधिक मात्रा में होगी। खासकर ध्रुवों पर तो हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है, इसलिए वहाँ पर आपको जो जीव हैं वो बहुत ही कम मात्रा में दिखेंगे। जबकि जो भूमध्य 0 डिग्री है या उसके आसपास के जो स्थान है जहाँ पर वर्षा खूब ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको जीवों की सर्वाधिक विविधता दिखेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है। किसमें? किसी भी अभयारण्य में। ठीक है, अच्छा, शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में ना आप कोई शिकार कर सकते हैं, ना वहाँ पर आप पशुओं को चराई वगैरह करा सकते हैं। ओके, अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी वन्य जीव अभयारण्य में हैं, उसके आसपास हैं, तो वहाँ पर आप मानवीय क्रियाकलाप कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ये सब पूरा प्रतिबंधित रहता है और ये सारे प्रश्न परीक्षा में पहले भी आ चुके हैं। ओके, वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। कितने हैं? लगभग 96 हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये पुराना डाटा है और ये कभी पूछेगा नहीं। लगभग 110 के आसपास भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं।
भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जिसका सबसे पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। ओके, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व ये शामिल हैं संरक्षित क्षेत्रों में। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है? जीव आरक्षित क्षेत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन कहा जाता है, इससे क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जो होता है वो इन्हीं तीनों का मिक्सचर होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन का। कम सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है, ऐसी वायु को क्या कहते हैं? भूरी वायु कहते हैं। पैन क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से क्षमता किसकी कम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है। पैन मनुष्य के जिस अंग में उत्तेजना करता है और जलन पैदा करता है, किसमें? आँखों में। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा शब्द किससे मिला है? स्मोक और फॉग से मिलकर बना है ये। ओजोन और पैन, याद रखिएगा, ओजोन और पैन ये द्वितीयक प्रदूषक हैं, ना कि प्राथमिक। ओके, ये अक्सर पूछता है। आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम का या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र है एक खुला तंत्र, ये एक ओपन सिस्टम होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? जैवमंडल होता है। 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? एजी टांसले द्वारा। वह पारिस्थितिक तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, क्या नाम है? सामुद्रिक। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वन उन्मूलन, जो वनों का कटाव होता है। एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं वो स्वपोषित कहलाते हैं। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। कुछ और देख लेते हैं तथ्य। आचार्य सुश्रुत के बारे में जानते हैं। ये आयुर्वेद के आदि आचार्य हैं। ये शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। इनके गुरु या शिक्षक धन्वंतरि थे। कॉस्मेटिक सर्जरी में विशिष्ट निपुणता और नेत्र शल्य चिकित्सा में भी निपुण थे। ओके, महर्षि चरक की बात करें, पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा अवधारणा के जनक, पित्त, कफ और वायु नामक शरीर के 3 दोषों की अवधारणा के जनक महर्षि चरक ही हैं। चरक संहिता का इन्होंने संपादन किया, जिसमें रोग निरोध का वर्णन और रोगनाशक दवाओं का वर्णन इन्होंने किया है। महर्षि पतंजलि की बात करें तो ये प्रख्यात चिकित्सक और रसायन शास्त्र के आचार्य थे। योग सूत्र और महाभाष्य ये पाणिनिकृत है, अष्टाध्यायी का अभ्यास है, इनके रचनाकार हैं। ठीक है, पाणिनि के शिष्य पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ इन्होंने ही संपन्न करवाया था, उस समय ये पुरोहित थे उनके, पुष्यमित्र शुंग के। अभ्रक धातु योग और लौह शास्त्र के प्रणेता भी थे। गांधार कला के बारे में देख लीजिए, प्राचीन भारतीय कला है। गांधार कला की जो विषय वस्तु है वो तो भारतीय है, लेकिन कला शैली यूनानी और रोमन है। बात करें गांधार कला की तो ये महायान बौद्ध शाखा से संबंधित है। सबसे अधिक विकास गांधार कला का कनिष्क के काल में हुआ। इसके उदाहरण अगर देखें तो भरहुत का स्तूप और सांची का स्तूप ये गांधार कला का प्रमुख उदाहरण है, जबकि इसके प्रमुख केंद्रों में जलालाबाद, हड्डा, बामियान, स्वात घाटी और पेशावर ये इस कला के बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनजातियों को देख लेते हैं एक एक करके। विश्व की जनजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बोरा जनजाति ब्राज़ील की जनजाति है। पिग्मी ये बहुत ही छोटी जनजाति है, कांगो बेसिन क्षेत्र और एक निग्रिटो प्रजाति की है। बंतू अफ्रीका में, वेद्दा श्रीलंका की है। मसाई जनजाति केन्या, तंजानिया और युगांडा में पाई जाती है। बुशमैन ये कालाहारी पर्वतस्थल के आसपास दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना के आसपास पाए जाते हैं। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की है। सेमांग मलेशिया की जनजाति है। बद्दू सऊदी अरब की, देखिए याद रखिएगा, बेद्दा श्रीलंका की और बद्दू सऊदी अरब की है। ओके, एस्किमो जनजाति ये उत्तरी अमेरिका की, मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड की ये मंगोलायड प्रजाति है। इनुइट इसका स्थानीय नाम है। ओके, खिरगिज मध्य एशिया की जनजाति है और माओरी न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है। ओके, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा।
संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको देख लीजिए। अनुच्छेद 248, इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 249, राज्य हित के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति इसमें दी गई है। अनुच्छेद 252, ये 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंध विवादों का न्याय निर्णय करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 262 से संबंधित है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया है और जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, प्रमुख बोर्ड देख लीजिए और उसके मुख्यालय देख लीजिए। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक सबसे अग्रणी भी है कॉफ़ी उत्पादन के मामले में, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। रबर बोर्ड केरल, क्योंकि केरल अग्रणी है, केरल के कोट्टायम में। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ओके, प्रमुख समितियां और आयोग देख लीजिए। ये आर्थिकी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, पूछा जा सकता है। महानलोबित समिति 1960 में स्थापना हुई थी, आय वितरण के आकलन से संबंधित है। खुसरो समिति 1989 में कृषि साख से संबंधित है। दांतेवाला समिति 1969 में बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है। सरकारिया आयोग 1983 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केंद्र राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित ये आयोग है। गाईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है 1990 में। गोस्वामी समिति 1993 में आई थी, औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित है। नरसिम्हन समिति 1991 में वित्तीय सुधार से संबंधित है। चलैया समिति या राजा चलैया समिति 1991 में कर सुधार से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है ये। जानकी रमन समिति 1992 में प्रतिभूति घोटाले से। मल्होत्रा समिति 1993 में बीमा सुधार से संबंधित है। भंडारी समिति 1994 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति 1995 में लघु उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा से संबंधित है 1997 में। महाजन समिति 1997 में चीनी उद्योग से संबंधित है। तारापोर समिति 1997 में ये रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है। और सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, 2005 में आई थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो उस पर जाकर जुड़ जाइए। नमस्कार।